चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। पहला ही प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन और डायप्टर। यानी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो बताइए जवाब। तो इसका जवाब है डायप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर है। दूसरा कह रहा है कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है। तो P लेंस की क्षमता P यानी डायप्टर, ये P डायप्टर है जिसे हम D द्वारा डिनोट करते हैं। और P बराबर किसके होगा, यानी डायप्टर किसके बराबर होता है 1/f के। यानी किसी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो उसके फोकस के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। यानी देखे तो P किसके बराबर होगा, तो 1/f के बराबर होगा। ठीक है, तो वही पहला लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होगा। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तो तीसरा प्रश्न स्नेल के नियम के अनुसार है। तो स्नेल का नियम आपने याद किया होगा, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, जिसमें कहा जाता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी sin I/sin R, यही स्नेल का नियम है। आपने पढ़ा होगा प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात म्यू बराबर sin I/sin R। तो वही एक और नियम इसका है जो कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये स्नेल के नियम, अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। तो चौथे प्रश्न की तरफ चले तो चौथा प्रश्न कहता है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के दोगुने द्वारा, फोकस दूरी के तिगुने द्वारा या फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि लेंस की क्षमता जो है उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा मापी जाती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, फोकस दूरी के तिगुना द्वारा या फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो जैसा कि आपको यहाँ मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि प्रकाश की दूरी जो है, प्रकाश की जो क्षमता है वो हमेशा उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा मापी जाती है, यानी D बराबर 1/f के द्वारा है। D बराबर क्या, 1/f के द्वारा। अतः 4 का उत्तर जो है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर में मापी जाती है। तो वही 5 सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन के कारण सूर्योदय होने के बाद भी सुबह में 2 मिनट तक सूर्य दिखाई नहीं देता, बाद में दिखाई देता है। तो वही शाम में सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट तक सूर्य दिखाई देते रहता है। ये सब होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो वही 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल लेंस में, दोनों लेंसों में या किसी लेंस में नहीं। तो देखिए दोनों लेंसों में आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब फोकसांतर के अंदर चला आता है, यानी उसके ध्रुव और फोकसांतर के बीच आ जाता है, तब उसका आभासी प्रतिबिंब बनने लगता है, जबकि अवतल लेंस में हमेशा आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। यही बात करें दर्पण की, तो दर्पण में यही उल्टा हो जाता है। वहां पे अवतल दर्पण में ये क्रिया होती है जो उत्तल लेंस में, अर्थात अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकसांतर के अंदर आ जाती है तब उसका प्रतिबिंब आभासी उसके दर्पण के पीछे बनने लगता है, बाकी सारे वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। तो वही उत्तल दर्पण में सारे के सारे काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। वही प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप फिर वही बात आ गई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रकाश का अपवर्तन ही होगा, क्योंकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर भागती है। अब ये सघन माध्यम विरल माध्यम क्या है, तो प्रकाश की जिसमें स्पीड कम होगी वो सघन माध्यम कहलाएगी, और प्रकाश का जिसमें स्पीड ज्यादा होगा वो विरल माध्यम कहलाएगी। ठीक है, तो पानी में प्रकाश की स्पीड कम होती है और हवा में ज्यादा होती है। तो जब पानी से प्रकाश जब हवा में निकलेगी, यानी सघन माध्यम से
विरल माध्यम में, जैसे अगर मान लीजिए ये आपका एक तालाब है, इसमें पानी है। अब यहाँ से प्रकाश यहाँ पे अगर बाल्टी यहाँ है ना, तो यहाँ से अगर ये निकलेगी यहाँ से तो अपने अभिलंब से दूर भागेगी, जबकि इसकी वास्तविकता कहाँ जानी चाहिए, इधर, ये सीधा जानी चाहिए इधर, जबकि गया कहाँ, इधर। और इस तरह से देखे तो ये कहाँ गया, यहाँ, और ये यहाँ, और यहाँ आके ये तो कहाँ दिखा देगा, यहाँ पे, यानी इसको उठा देगा ऊपर में, यहाँ बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखे तो किसके कारण हुआ, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हुआ। तो वही बात करें प्रश्न नंबर 8 की, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। प्रकाश की चाल में परावर्तन के कारण, प्रकाश की चाल में परावर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो अब इसका आंसर होगा, वो होगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण ही जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उसका अपवर्तन होता है। अब जैसे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है अगर जाने, तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि दोनों माध्यमों में प्रकाश का जो चाल है वो अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल जो है वो भिन्न भिन्न होता है, इसी कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो समझ गए क्वेश्चन नंबर 8 का, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, क्योंकि प्रकाश की चाल में परिवर्तन आ जाता है, या तो वो धीमी हो जाती है या फिर उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो वही बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो 9 कहता है कि किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु यानी बीम किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो इसका ऑप्शन 4 है, लेंस तथा उसके फोकस के बीच, फोकस पर, फोकस दूरी के दुगने पर, या फिर अनंत पर। तो देखिए अगर फोकस दूरी के दुगने पर रहेगा तो उसका समान प्रतिबिंब बनेगा, नहीं समझे। अगर देखिए ये आपका उत्तल लेंस है, इसकी दो फोकस है f1 f2। अगर हम यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र दुगना, जो कि r बराबर 2f होता है। अगर यहाँ अगर हम कोई बिंब को रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ से, पहला तो इसका फोकस से निकल जाएगा। ये r1 है, यहाँ r2 है, ठीक है, ये r2 है। अब एक अगर हम यहाँ से इसके केंद्र से निकाले, बीच से निकाले, तो ये सीधा यहाँ पर आकर कटेगा। अब देखिए कहाँ बना, प्रतिबिंब बिल्कुल समान बना, जितना दूरी पर इधर है इसके केंद्र से उतना ही दूरी पर इधर है उसके केंद्र से। तो अतः किसी भी वस्तु का उत्तल लेंस में बराबर प्रतिबिंब पाने के लिए हमें उसे फोकस दूरी के दुगने पर यानी कि r पर रखना पड़ेगा, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या पर रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब क्या बनता है, पीछे ही बता दिया हमने, काल्पनिक बनेगा। इसका कैसा बनेगा, काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर की बात करें, किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वो तो अवतल लेंस है। अवतल लेंस ये तो पहले ही बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी, तो क्षमता D बराबर 1/f कितना होगा, बताइए जल्दी, क्या +5 -5 +20 या फिर -20। कितनी होगी, तो प्लस का 5 होगा। क्यों, क्योंकि फोकस भी प्लस में दिया है, तो प्लस का फोकस, तो अब हमेशा क्या होता है, लेंस की क्षमता जो है वो मीटर में होती है और डायोप्टर मीटर में होती है। तो अगर D बराबर 1/f है और f दिया गया है 20, तो ये 1 कितना हो जाएगा, यानी 100/20, यानी कितना, प्लस का 5D हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, तो किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। लीजिए फिर वही प्रश्न आ गया, कहाँ रखेंगे, तो फोकस दूरी की दुगनी पर, यानी कि उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि R1 पर। ठीक है,
अगला प्रश्न बात करते हैं 14 नंबर की। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? कांच, मिट्टी, जल या प्लास्टिक? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी, बी। तीसरा 15 नंबर प्रश्न कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या? लीजिए, ये प्रश्न जो आगे पूछा था 12 नंबर, वही 15 नंबर में घुमा के पूछ दिया। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी जी? 1 मीटर है, उधर भी मीटर इधर भी मीटर, दोनों कट गए, और उत्तल लेंस का क्या होता है? प्लस होता है, उसकी फोकस दूरी प्लस होती है, तो यानी उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1D। 16 नंबर प्रश्न कहता है एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, नहीं किनारों पर मोटा तो अवतल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ये तो उत्तल लेंस होगा। सभी जगह पे मोटाई नहीं होता है, क्योंकि उत्तल लेंस तो इस तरह होता है, इस तरह होता है, यानी बीच में मोटा और किनारे से पतला। ठीक है, तो आगे बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की। निम्न किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? ये तो पहले फिर दोबारा पूछ दिया, ये अवतल लेंस द्वारा। प्रश्न नंबर 18, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो बताइए कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे? कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस? तो हमें बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे अक्षर है, उसे देखने के लिए थोड़ा सा बड़ा करना है, तो थोड़ा सा बड़ा करने के लिए तो हमें उत्तल लेंस, क्योंकि अवतल में तो छोटा हो जाता है। क्योंकि याद करो ना, उल्टा काम करता है, दर्पण में जो बड़ा करता है वही लेंस में छोटा, और जो दर्पण में छोटा करता है वो लेंस में बड़ा कर देता है। तो वहां दर्पण में अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता था, तो यहाँ उत्तल लेंस बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, यानी थोड़ा सा बड़ा, यानी 50 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। इसलिए हमें क्या चाहिए? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। अब अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल तथा उत्तल दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों तो बाबू हो ही नहीं सकता अपसारी, एगो अभिसारी होता है और एक अपसारी होता है, तो हमारा आंसर या तो ए होगा या फिर बी होगा। बताइए कौन होगा? जी हाँ, ए ही होगा, अवतल लेंस, क्योंकि अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता था, अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण कहलाता था। अब बात उल्टा हो गया, जो उधर अपसारी है वो यहीं अपसारी है, यानी अपसारी लेंस कौन कहलाएगा? अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाएगा, और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाएगा। ठीक है, ठीक है बाबू। 20 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? पहले ही बता दिए उत्तल लेंस की। इस लेंस की क्षमता -2D होगी, तो सिंपल सी बात है, हाफ मीटर होनी चाहिए। 2D है यानी 50 सेंटीमीटर से डिवाइड होना चाहिए, और माइनस में तो माइनस वाले ही होने चाहिए, तो कौन हो जाएंगे? इसके आंसर डी हो जाएंगे बाबू। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे कम हवा का होता है, इसीलिए हवा को चूंकि थोड़ा सा कम होता है, इसलिए 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हम कह देते हैं, जो कि ये स्पीड निर्वात की है, हवा की नहीं है। हवा की इससे थोड़ी सी कम होती है, 2.999 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग उसके बराबर, इसलिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम हवा में प्रकाश की चाल कह देते हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होगी उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, और जिसमें प्रकाश की स्पीड सबसे कम होगी उसमें अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अपवर्तनांक का मतलब ही होता है प्रकाश को मोड़ने की ताकत, यानी रोकने की ताकत। तो बताइए इनमें से किसमें सबसे ज्यादा है? तो वायु तो हो ही नहीं सकती, बर्फ, कांच या हीरा? हीरा, हीरा में सबसे ज्यादा प्रकाश को रोकने की ताकत होती है, यानी जितने भी वस्तुएं हैं उन सब में सबसे ज्यादा ताकत हीरा में होती है प्रकाश को रोकने के लिए, इसीलिए इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2.4 होता है इसका अपवर्तनांक। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, याद करो, आवर्धन बराबर होता है V/U। देखो दोनों प्लस में, दोनों को अगर जैसे ही आप सेंटीमीटर दोगे तो ऊपर भी दोगे नीचे भी दोगे, मीटर दोगे तो ऊपर भी दोगे नीचे, और मैथमेटिक्स से क्या हो जाते हैं? ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ ना ऊपर मात्रक बचेंगे ना ही नीचे, यानी मात्रक होंगे ही नहीं। इसका मतलब क्या है? तो लेंस का मात्रक क्या होता है, और लेंस के आवर्धन का मात्रक क्या होता है? तो कुछ भी नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न की। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, पहले ही बताया मैंने, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, प्रत्येक माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, तभी तो अपवर्तन होता है, अगर समान होती तो अपवर्तन होता ही नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। लीजिए, वायु में प्रकाश की चाल, ये निर्वात की है, वायु की है, हैं? ठीक है, अभी जस्ट बताया मैंने। तो कितनी होती है बताइए बाबू? तो कम होती है, ज्यादा होती है, समान होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है? बताइए। तो कम होगी, सिंपल सी बात है, कम ही होगी, समान होगी नहीं, क्योंकि आपको पहले ही बताया, देख लीजिए यहाँ पे, ये निर्वात की चाल है और ये प्रकाश की चाल है। दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंट तो है, बेशक हम लगभग में यही लिखते हैं, यही यूज करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कह देंगे कि दोनों एक ही हो गए हैं। इसको जब हम दशमलव के नियम से इस 9 को हटाते हैं तो हमारा नियम है कि 5 से ज्यादा जब हो तो बगल वाले को एक बढ़ाना पड़ता है, इसको हटाने से ये 10 हो जाता है, और इसका हासिल लेके ये भी 10 हो जाता है, और इसका हासिल लेके ये 3 हो जाता है, यानी 3.0 गुणे 10 के पावर 8। इसलिए हम इसको दोनों को बराबर ले लेते हैं, लेकिन असल में है तो नहीं, इसीलिए हम इस प्रश्न में बराबर नहीं कहेंगे, कहेंगे कि कम होती है, यानी वायु में प्रकाश की चाल जो है निर्वात की अपेक्षा कम होती है। तो वही 26 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, 2 ही होती है जी। अभी यहाँ पे बताया मैंने, पिछले आप पीछे जाके देख सकते हो, प्रश्न नंबर 8 या 10 में मैंने बताया, पीछे जाके आप चेक करें, है ना। तो लेंस की मुख्य फोकस कितनी होती है? तो 2 होती है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है u बाई भी, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, u बाई भी होता है आवर्धन, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी v बाई यू। 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल, कांच, पीतल, या इनमें से कोई नहीं? तो पीतल लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। 29 नंबर प्रश्न की बात करें तो 29 नंबर प्रश्न कहती है निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? अपवर्तन के नियम के लिए सही है कौन सी संख्या? तो अपवर्तन के नियम मैंने शुरुआत में ही बताया, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। एक नियम कहता है कि आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा आपतन कोण पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो वही दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक यानी कि म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी आंसर हो जाएंगे 2। तो वही 30 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, ये फिर वही वाला बात कर दिया, म्यू बराबर तो साइन आई बाई साइन आर, एकदम वेरी सिंपल। आइए अब कुछ केमिस्ट्री के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न कहता है कि AB प्लस CD टेंस टू AD प्लस CB अभिक्रिया का नाम बताए। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पहले AB था जो AD में चेंज हो गया, CD था सो CB, यानी कि B और D एक दूसरे का स्थान बदल लिए, यानी D की जगह B आ गया, क्योंकि यहाँ पे B था और यहाँ पे D था, तो दोनों एक दूसरे का बदल लिए, यानी अदला बदली कर लिए। तो इसलिए वियोजन तो कह नहीं सकते क्योंकि टूटा भी नहीं है, संयोजन भी नहीं कह सकते क्योंकि जुड़ा भी नहीं है। हाँ, स्थान की अदला बदली हुई है, इसलिए हम इसको विस्थापन जरूर कह सकते हैं। यानी अगर इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर सही हो जाएगा C। वही दूसरे की बात करें, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो संतुलित जानने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स है यानी जो परमाणु है उनको जोड़ने पड़ेंगे, जोड़कर गिनने पड़ेंगे। यानी अगर लेफ्ट साइड के परमाणु अगर राइट साइड के परमाणु की संख्या से मैच कर जाए तो वो संतुलित कहलाएंगे। तो देखिए जरा यहाँ पे आपको कौन सबसे सटीक आंसर दिख रहे हैं, तो जरा हम इसकी जांच कर ले। ए की तो 2 है और यहाँ क्लोरीन भी 2, 4 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, तो कितने हो गए? 4। और लेकिन हाँ, तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, इसके भी 2, इसके भी 2, हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, यानी पहला ही अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? फिर संतुलित की बात कर दिया इसने, तो संतुलित के लिए तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी
यहाँ पे देख लीजिए Fe के 1 एक आइटम है, Cl के 2 आइटम है। यहाँ ये Fe तो 1 है, ठीक है मैच है, लेकिन Cl 2 नहीं 3 है, ये तो नहीं हो गए। यहाँ देखिए NH4 यानी NH4 यानी नाइट्रोजन 1 और 1 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी 2, ये लीजिए बी आपका संतुलित है। चौथा नंबर प्रश्न भी संतुलित पे ही पूछा गया है, तो बताएंगे संतुलन निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1 नहीं होगा। हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, लेकिन यहाँ तो 1 1 है, नहीं होगा। आयरन 1 है और क्लोरीन 2 1 1 नहीं होगा। तो अब यही आंसर हो सकता है, जांचे या ना जांचे, क्योंकि 3 तो हो नहीं रहा, तो ये 1, यहाँ भी 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, एकदम करेक्ट है बाबू। अगला प्रश्न है समीकरण 2Cu प्लस O2 टेंस 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या अपक्षेपण, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अभिक्रिया Fe2O3 टेंस टू 2Al टेंस टू Al2O3 प्लस 2Fe। देखिए इस अभिक्रिया में Fe प्राप्त हो रहा है और इसके साथ का ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ जाके मिल रहा है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अभिक्रिया Cu प्लस H2 टेंस टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक अपचयन अभिक्रिया है। क्या है ये? अपचयन अभिक्रिया है। वही 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में कौन उपचायक है? कौन उपचायक है? तो हाइड्रोजन, CO या O2 या H2O, H2S। तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका O2। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक कौन होगा? हाइड्रोजन, CO, ऑप्शन बिल्कुल सेम दे दिया है। अब आप बताइए कि इसका ऑक्सीकारक कौन होगा? तो इसका भी आंसर तो वही हो जाएगा, ऑक्सीजन ही होंगे ना ऑक्सीकारक। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया ऑक्सीजन के कारण ही होती है। H2S प्लस I2 टेंस टू 2HI प्लस S। आई मतलब आयोडीन। तो यहाँ पे आयोडीन ये क्या कौन, इनमें कौन उपचायक है? H2S या I2, HI या फिर S? तो इसका उत्तर हो जाएगा I2। I2 उपचायक है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? कौन सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है? कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर AgBr, कौन होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा AgBr। तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा या सरल सूत्रों के द्वारा। रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताइए जरा। किसके साथ? जिंक के साथ, यानी Na2H2O। किसके साथ? जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा? यानी Na2ZnO2 प्लस O2 बनाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त होता है? O2, NO2, N2 और N2 या फिर NO2 प्लस O2? NO2O2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समीकरण CaCO3 और CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो ये तो सिंपल सी बात है, एक 2 भागों में टूट रहा है, ये वियोजन ही होगा। वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक सॉलिड था वो सॉलिड प्लस गैस में चेंज हो गया है। निम्नलिखित में कौन सही है? Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, ये सही है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है श्वेत, हरा, लाल
या भूरा? कैसा रंग होता है? तो ये हरे रंग का होता है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या फिर प्रतिस्थापन? तो ये है कौन सा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो 18 नंबर में हमने पढ़ा कि निम्नलिखित में कौन सही है, तो ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये धोवन सोडा यानी धोने का सोडा का ये रासायनिक सूत्र है। ठीक है, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की तरफ। कहता है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या फिर इनमें से सभी क्रियाएं होती है? तो इसमें सभी होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन का वियोग ही होगा। ये घटेगा, ये बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन तो त्यागना ही त्यागना है, तभी तो हाइड्रोजन घट गया, ऑक्सीजन बढ़ गया। तो इस तरह से हम देखें, ये तीनों कार्य होते हैं किसमें? उपचयन की अभिक्रिया में। अगला प्रश्न कहे कि जिंक और कॉपर सल्फर ऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं? जिंक सल्फर ऑक्साइड प्लस कॉपर, यानी कॉपर को अलग कर दिए, तो ये तो विस्थापन हो गया जी। ये क्या हो गया? विस्थापित कर दिया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? लीजिए, बुझा हुआ चूना सबको बताया, बताइए जल्दी जल्दी। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा कौन? CaOH2। ठीक है, आगे बढ़े। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच में परख नली में विलयन कौन सा था? ये बताना है। ZnSO4 था, CuSO4 था, FeSO4 था, या फिर Al2 होल ट्वाइस SO4 3 था? तो बताइए जल्दी से कौन था? तो उस विलयन में था CuSO4। क्या था? CuSO4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन, अपचयन या संक्षारण? तो अपचयन कहलाता है, क्योंकि उपचयन में तो वो बढ़ता है, अपचयन में घटता है। अब ये इक्वेशन आपको फिर एक आ गया इक्वेशन कि Fe प्लस CuSO4 टेंस टू Cu प्लस FeSO4। लीजिए, कॉपर से सल्फर ऑक्साइड हटकर कहाँ मिल गया? Fe यानी आयरन के साथ मिल गया, तो क्या बना लिया? ये क्या, कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो ये विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब दोनों तरफ होने चाहिए। ऐसा हुआ नहीं, दोनों तरफ नहीं हुआ, एक ही में से एक में चला गया और एक अकेला रह गया। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? O2, CO2, H2, NO2। कौन सी अभिक्रिया निकलती है? तो अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो वो है H2। तो अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बने रहता है किसके कारण? कैसे बना रहता है? तो संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण से। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन प्रकृति में छोड़ देते हैं। इस तरह ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है उस किसके कारण? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण। वही मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब है, तो प्रकुंचन दाब यानी कि 120 mm प्रति Hg होता है, यानी 120 mm Hg होता है प्रकुंचन एक औसत हृदय का। याद करिए, 120/80 रक्तदाब, प्रकुंचन संकुंचन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो जड़ में, तना में, पत्ता में? तो सिंपल सी बात है, पत्ता में ही होगा वाष्पोत्सर्जन, पत्तियां ही करती है। ठीक है, तो आगे बढ़े। द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामेस में
पैरामेसियम में, लिस्मेनिया में, या फिर इनमें से सभी में किसमें होता है द्विखंडन? तो आपको पता होगा कि अमीबा द्विखंडित होकर दो नए अमीबा का निर्माण करती है, यानी द्विखंडन की अभिक्रिया, यानी ये एक जनन की प्रक्रिया है जो कि अमीबा में पाई जाती है। ठीक है, तो द्विखंडन होता है किसमें? अमीबा में होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के। जी हाँ, बिल्कुल, सारे काम को मस्तिष्क कंट्रोल करता है, यानी शरीर को कंट्रोल करता है, हृदय स्पंदन भी वही करता है और सोचने का भी काम वही करता है। यानी इस तरह देखिए तो मस्तिष्क तीनों काम करता है, यानी इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से? जल से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से। बताइए किससे? तो प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, यानी रंध्र से उसके जल के फुव्वारे की तरह निकलता है। ठीक है, यानी जल से निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, या फिर श्वेत रक्त कण में। किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल कहाँ, मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। वृक्क एक भाग है उत्सर्जन तंत्र का। उत्सर्जन तंत्र का, बिल्कुल, वृक्क उत्सर्जित करता है, एक उत्सर्जी अंग है। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय या अवायवीय, या फिर दोनों में? तो ये अवायवीय श्वसन है। इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय या अवायवीय? तो अवायवीय श्वसन में ये बनता है। वही ऑक्सीन है, ऑक्सीन वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, या कार्बोहाइड्रेट? तो ये हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी जब कोई व्यक्ति को घाव हो जाता है या कट जाता है तो उससे जब ब्लड निकलता है तो ये वहां जाकर रक्त का थक्का बना देता है, जिसके कारण ब्लड रुक जाती है ना। जैसे कि आपका उंगली यहाँ कट जाता है तो आप क्या करते हैं? कुछ देर के लिए ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? वो थोड़ी देर बाद जब छोड़ते हैं तो रक्त बहना बंद हो जाता है। तो बताइए वो किसके कारण होता है? लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा, यानी आरबीसी के द्वारा, श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी के द्वारा, प्लेटलेट्स के द्वारा, या फिर लसिका के द्वारा? तो ये होता है लसिका के द्वारा। कौन? लसिका क्या करती है? रक्त का थक्का बना देती है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? ये तो आपको सिंपल सी बात है, याद होगा। फेफड़ा करेगी ऐसा रक्त को पूरे शरीर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। निलय, यस, निलय के द्वारा, निलय के द्वारा इसको पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाया, यानी पंप, शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? बताइए। शिरा, रंध्र, मध्य शिरा, या इनमें से कोई नहीं? किसमें? बताइए। शिरा या रंध्र? शिरा या रंध्र? जी हाँ, ठीक है, रंध्र में ही होता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5 गुना पर, 5x पर, 10x पर, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा, रंध्र, मध्य शिरा, या इनमें से कोई नहीं? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। ठीक है, रंध्र द्वारा होता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितना? 5x पर, 10x पर, 25x पर, या 45x पर? बताइए जल्दी से। 5x पर, 10x पर, 25x पर, या फिर 45x पर? तो आंसर हो जाएगा इसका 10x पर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, या ऑक्सीजन का वहन के लिए? बताइए जल्दी से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। इसके लिए? जल का वहन के लिए।
निम्नलिखित में किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी या फिर पीडीपी? तो आंसर हो जाएगा आपका एटीपी। क्या हो जाएगा? एटीपी। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी। जी हाँ, यकृत से। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि? तो मृतजीवी, ये मृतजीवी पोषण पाई जाती है इसमें। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? अभी हमने पढ़ा तुरंत, कौन सा? लसिका। कौन? लसिका रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है। लसिका या फिर प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? लसिका मदद करती है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? बताइए। नहीं, लसिका नहीं, प्लेटलेट्स। लसिका तो रक्त का थक्का बनाने में कार्य करती है, प्लेटलेट्स जो है उसको रोकने में कार्य करती है। ठीक है, तो रक्त का थक्का कौन बनाता है जी? लसिका। और प्लेटलेट्स रक्त को बहने से रोकने में, रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। यानी इसका आंसर बाबू हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 अगले की तरफ। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? वृक्क है, रक्त है, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका वृक्क। क्या है? वृक्क। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कैसे पकड़ता है अमीबा अपना भोजन? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाद द्वारा या मुंह द्वारा? तो कूटपाद द्वारा। जब अमीबा आप किसी भोजन के संपर्क में आता है तो अपने कूटपाद को आगे की ओर बढ़ाता है ना? इस तरह से बढ़ाता है आगे की ओर और उसको पूरी तरह से घेर लेता है, जिस तरह से वो खाद्यान्नी में चला जाता है और वहीं उसका पाचन क्रिया और उत्सर्जी भी वहीं से कहीं से भी हो जाता है। उसका कोई एक निश्चित अंग नहीं होता है, उत्सर्जी अंग अमीबा में नहीं पाया जाता क्योंकि एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। किस प्रकार का श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय या अवायवीय या फिर दोनों तरह के? तो वायवीय श्वसन में ही ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, वायवीय श्वसन, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है वायवीय श्वसन, है ना? आगे बढ़ते हैं। मछली का श्वसन अंग है, गिल्स ही है, गिल्स से ही, फेफड़ा से नहीं लेता है, त्वचा से नहीं, ट्रेकिया से भी नहीं, वो किससे लेता है? गिल्स से श्वसन करता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, टहनी द्वारा? किसके द्वारा? कई बार पढ़ चुके हैं ये, पीछे कई बार पूछा गया है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान तो रंध्र द्वारा होता है। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? वेल का, चूहा का, हाथी का या आदमी का? किसका बताइए। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तेज, सबसे तेज बताना है। वेल का,